हे एवरीवन, वेलकम इन क्लैट पॉइंट एंड लेट्स स्टार्ट टुडेज द हिंदू न्यूज़ डिस्कशन। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के द हिंदू न्यूज़ डिस्कशन की। आगे बढ़ें उससे पहले अगर आप चाहें तो क्लैट पॉइंट के जो हमारे वेरियस कोर्सेज हैं, चाहे क्लैट यूजी 2023 के लिए हमारा विजेता बैच है या फिर क्लैट पीजी 2023 के लिए हमारा अचीवर्स बैच चल रहा है, एनएलएसएट की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ब्रह्मास्त्र बैच चल रहा है, क्लैट यूजी 2024 के लिए एवेंजर बैच चल रहा है एंड क्लैट पॉइंट का हमारा जो मैजिक बॉक्स है जिसमें आप बुक्स एज वेल एज मॉक टेस्ट हमसे ले सकते हैं। क्लैट पीजी के लिए हमारा चैंपियंस बैच चल रहा है 2024 के लिए। इसके अलावा इन सभी एग्जाम्स के मॉक्स भी आप हमसे ले सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों की जानकारी के लिए करना क्या है, डिस्क्रिप्शन से हमारी एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड कर लेना है। वहाँ पे आप जिस भी कोर्स में इनरोल करना चाहें उसका डेमो देख सकते हैं। अगर क्लासेस अच्छी लगती हैं तो आप इनरोल कर सकते हैं। टीम का कॉन्टैक्ट नंबर भी अवेलेबल है जहाँ पे आप कॉन्टैक्ट बात करके और कोई जानकारी लेनी हो ले सकते हैं। बीच बीच में अगर थोड़ी बहुत आवाज़ अभी डिस्टर्ब हो रही होगी, एक्चुअली बगल में काम चल रहा है, तो अगर थोड़ा बहुत हो तो टैकल कर लेना, आज आज की बात है। और चलिए फिर शुरू करते हैं, बढ़ते हैं आगे और शुरुआत करते हैं हमारे आज के द हिंदू न्यूज़ डिस्कशन की। वैसे ये सिर्फ द हिंदू न्यूज़ डिस्कशन नहीं है, यहाँ पे हम बाकी न्यूज़पेपर के भी न्यूज़ कवर करते हैं क्योंकि द हिंदू में ना आजकल एडिटोरियल्स बहुत रिपीटेटिव आते हैं। जैसे कि आज मुझे ना इन सब में कोई खास आर्टिकल लगा नहीं। एक आर्टिकल जो है द हिंदू का वो हम देखेंगे एडिटोरियल्स में से, बाकी एक आर्टिकल मैंने उठाया हुआ है टाइम्स ऑफ इंडिया से, तो हम उसको वहाँ से कवर करेंगे। ठीक है, देखिए आर्टिकल क्या है बेसिकली समझने की कोशिश करते हैं। अभी एक रियल स्टेट सेक्टर में काफ़ी बड़ी तहलका मची थी जब सुपरटेक ट्विन टावर जो हैं उनको डिमोलिश कर दिया गया था। इस पे आएंगे, थोड़ा सा पहले जानते हैं कि रियल स्टेट सेक्टर में इंडिया में जो है अभी इशू क्या चल रहा है और जो रेरा एक्ट है वो क्या है। तो पहले इस पे जानते हैं थोड़ा सा। ठीक है, 2021 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड कर दिया इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक वर्डिक्ट जिसमें डिमोलिशन का आदेश दिया गया था इस सुपरटेक ट्विन टावर को। ठीक है, ये ओरिजिनल वर्डिक्ट जो था ना ये इलाहाबाद हाई कोर्ट का था जिसको सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया था। इसके बाद जो कोर्ट थी ना उन्होंने यहाँ तक बोला कि ये बिल्डिंग है इसको गिराने के पीछे रीज़न क्यों दिया क्या, क्योंकि वायलेशन किया गया है बिल्डिंग एंड सिटी प्लानिंग नॉर्म्स का। ये बोला गया कोर्ट के द्वारा कि आपने इसको बनाने के लिए जो सिटी का बिल्डिंग एंड प्लानिंग नॉर्म्स था ना उसका वायलेशन किया है। तो ये एक एग्जाम्पल है किस तरीके से रियल एस्टेट सेक्टर में जो चीज़ें हो रही हैं गलत तरीके से, करप्ट प्रैक्टिसेस हो रही हैं गलत तरीके से। लेकिन सिर्फ यही एक एग्जाम्पल नहीं है, इसके अलावा देयर आर लॉट ऑफ एग्जाम्पल इन आवर सोसाइटी जहाँ पे आप इसको देख सकते हैं। और एक और चीज़ है यार, आज से ना हम वीडियो की ज़्यादा डायमेंशन को बढ़ाने की कोशिश करेंगे क्योंकि मुझे सिर्फ द हिंदू में देखो रोज़ खास आर्टिकल लगते नहीं थे, तो अब जो है दूसरे न्यूज़पेपर को भी कवर कर लेंगे जिससे कि आर्टिकल्स आपके थोड़े से ज़्यादा हो जाएं और आप लोगों को कंटेंट मतलब भर का मिलता रहे। ठीक है, ऑल्दो बहुत ज़्यादा नेसेसरी नहीं होगा कि हर समय खींचें, लेकिन कोशिश मेरी रहेगी कि 30 मिनट के आसपास में लेक्चर को अब डेली करता चलूँ जिससे कि आप लोगों को ज़्यादा कंटेंट मिले जो काम का हो। हिंदू में तो देखो इतना आर्टिकल नहीं निकलता है कि आप 30-35 मिनट की वीडियो बना पाओ, लेकिन ये कि 2-3 न्यूज़पेपर को जब मर्ज करके करेंगे तो हो जाएगा, तब हो सकता है। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे क्या हुआ है। रेरा देखो क्या एक एक्ट है, रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 2016, और दिस इज वन ऑफ द फाइनेस्ट इनिशिएटिव टेकन बाय द गवर्नमेंट। अभी कितना इसका मतलब जो आने के बाद कितना इसका यूज रहा है या कितना सक्सेसफुल रहा है वो एक डिबेटेबल इशू है, लेकिन रेरा ने काफ़ी सारी चीज़ों को रोकने की कोशिश करी है। और ये जो ट्विन टावर है ना ये दिखाता है कि किस तरीके से नेक्सस होता है करप्ट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के बीच में, पॉलिटिकल लीडर्स के बीच में, बिल्डर्स के बीच में, और ये एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है हमारे देश की। मैंने आपको कुछ दिन पहले का एग्जाम्पल बताया था, आपको याद होगा कि कैसे एक प्रॉपर्टी जो है जो बंदा वाइट में खरीदता है उसको महंगी पड़ती है, जो ब्लैक में खरीदता है उसको सस्ती पड़ती है। मैंने आपको बताया था कि कोई प्रॉपर्टी अगर 1 करोड़ की है तो अगर आप वाइट में खरीदोगे तो टैक्स लगाओगे 18% आई थिंक इसमें टैक्स लगता है, आपको वो 1.20 के आसपास की देनी पड़ेगी। पर वहीं अगर ये ब्लैक में लेने जाता है इंसान तो जो सर्कल रेट होता है ना वो सामने वाला बंदा जो बेचता है वो कम दिखा के आपको कम दाम में ये पैसा पे दे देता है और बाकी पैसा आपसे कैश में ले लेता है। तो उससे क्या होता है, रजिस्ट्री कम पैसों की होती है और सारी चीज़ें जो है वो कम की होती हैं। तो इसी वजह से आप देखोगे कि बहुत सारे जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ रहते हैं या एक्स एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके पास बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ रहती हैं। आज की डेट में आप जितने भी रियल एस्टेट बिजनेस में चले जाओ, अपार्टमेंट्स देखोगे, बिल्डिंग्स देखोगे, जाके एक बार पता करना, आप ये देखोगे कि बहुत ज़्यादा जो प्रॉपर्टीज़ है ना वो ओन करी जाती हैं गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के द्वारा, और सैलरी इनकी होती है 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख मैक्सिमम। और बहुत सारे लोग क्लर्क होते हैं उनकी 60,000, 70,000, कुछ इस प्रकार से सैलरी होती है। जिंदगी भर काम करके एक प्रॉपर्टी खरीद ली जाए इस सैलरी पे वो पॉसिबल है,
दो खरीद ली जाए वो भी पॉसिबल है, लेकिन इतनी सारी खरीद ली जाए ये अपने आप में एक क्वेश्चनेबल बात थी। अब हमारे देश के अंदर रियल एस्टेट सेक्टर जो है वो 4 चीज़ों पे चलता है: हाउसिंग, रिटेल, हॉस्पिटलिटी एंड कॉमर्शियल। ठीक है, और ये चारों चीज़ें जो है रियल एस्टेट के अंदर इंडिया में आता है। भारत के अंदर एग्रीकल्चर के बाद दिस इज द मोस्ट सेकेंड हाईएस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेटर, मतलब एग्रीकल्चर से हमारे देश में जितनी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है उसके बाद सेकेंड नंबर पे जो है वो आपकी रियल एस्टेट सेक्टर से होती है। तो ये चीज़ अपने दिमाग में रखिएगा। ठीक है, अब कुछ और आंकड़े देखो। नीति आयोग ने कहा है कि 2030 तक इंडिया का रियल एस्टेट जो है वो $1 ट्रिलियन के आसपास जो है अभी है अभी जो है वो $200 बिलियन है 2021 के अंदर, उससे जो है $1 ट्रिलियन के आसपास चला जाएगा, ऐसा अनुमान लगाया गया है नीति आयोग के द्वारा। एंड कंट्रीब्यूट करेगा 13% ऑफ कंट्री का जीडीपी बाय 2025। अब ये ऐसा क्यों होगा? आप एक सिंपल सी बात समझ लो। आज की डेट में आपने एक वर्ड सुना है अर्बनाइजेशन। बहुत सारे लोग जो हैं या फिर मोस्ट ऑफ द पीपल जो हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों से, विलेजेस से जो है वो शहरों की तरफ मूव कर रहे हैं, शहरीकरण जिसको हम बोलते हैं। तो वो हो रहा है, इसीलिए रियल एस्टेट सेक्टर जो है वो धीरे धीरे ग्रो कर रहा है। अब रियल एस्टेट सेक्टर में आप ये मत समझना कि सिर्फ खरीदना ही होता है। देखो मैंने आपको यहाँ पे 4 चीज़ें बता दी हैं, हाउसिंग भी है, रिटेल भी है, हॉस्पिटलिटी भी है, कॉमर्शियल भी हैं। कोई दुकान खोलेगा, कोई क्या करेगा, तो इस तरीके की चीज़ें आप फ्यूचर में और रियल एस्टेट सेक्टर को बढ़ते हुए देखोगे। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या है कि देखो रैपिड अर्बनाइजेशन इज द रीजन, मैंने आपको बताया। दूसरा कारण क्या है रियल एस्टेट सेक्टर का इतने ग्रोथ का? जब पूरे वर्ल्ड में महंगाई चल रही है, देश में महंगाई चल रही है, लेकिन आप तब भी सोचो कि क्यों रियल एस्टेट सेक्टर के जो प्राइजेस हैं बढ़ रहे हैं, रेंट बढ़ रहा है, मकानों के रेट बढ़ रहे हैं। तो एक तो देखो इसका सिंपल रीजन है करप्शन, जो मैंने आपको बताया। ठीक है, क्योंकि भाई वो लोग जिनके पास ब्लैक मनी है उनके लिए कुछ नहीं बढ़ रहा है, वो तो खरीदे जा रहे हैं, तो वो वाली चीज़ है। दूसरा क्या है यहाँ पे, शॉर्टेज ऑफ हाउसिंग। आप एक एस्टिमेट मान के ये चलो कि अभी हमारे देश में 10 मिलियन यूनिट्स ऑफ हाउसिंग अवेलेबल हैं शहरों में, लेकिन विथ टाइम हमें इससे ज़्यादा की नीड है। अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक टाइम्स हाउसिंग फाइनेंस समिट, द करेंट शॉर्टेज ऑफ हाउसिंग इन अर्बन एरियाज इज एस्टिमेटेड टू बी 10 मिलियन यूनिट्स। पार्डन मी, मैंने थोड़ा गलत बोल दिया। कहने का मतलब ये है कि अभी जो एक अनुमान लगाया जा रहा है कि हाउसिंग की शॉर्टेज जो है वो करीबन 10 मिलियन यूनिट की है। विद टाइम मे बी ये इंप्रूव हो जाए, कम हो जाए गैप, लेकिन ऐसा है। एंड एडिशनल 25 मिलियन यूनिट्स ऑफ अफोर्डेबल हाउसिंग आर रिक्वायर्ड बाय 2030, ये भी एक एस्टिमेशन लगाया गया है। आप ये चार्ट देखिए, आप थोड़ा सा अंदाजा लगाएंगे। ठीक है, अर्बन पॉपुलेशन इन इंडिया मिलियंस में देखो, 2015 के अंदर 429.0 था, 2020 के अंदर 483 आया, फिर 542.7 आया 2025 में, 2030 के अंदर 607.3 आया, 2035 में 675.5 आया। तो ये है अर्बन पॉपुलेशन इन इंडिया मिलियंस के अंदर जो बढ़ती जा रही है, शहरीकरण जिसको हम बोलते हैं। अब देखो रेरा क्या है, तो रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट और रेरा, ये रेगुलेट करने के लिए आया था रियल एस्टेट इंडस्ट्री को भारत के अंदर, प्रोटेक्ट बायर्स इंटरेस्ट एंड इनकरेज डेवलपर्स। देखो आपने पहले बहुत बार ऐसे केसेस सुने होंगे, कहीं आपके आसपास भी देखा होगा कि किसी ने प्रॉपर्टी में पैसा लगाया, किसी बिल्डिंग में पैसा लगाया, और पता पड़ता है कि जो बनाने वाला होता है पैसा लेके भाग जाता है। क्या करते थे लोग, जैसे कि मान लो मैंने एक अपार्टमेंट खोलने की बात करी कि भाई मेरा जो अपार्टमेंट बनेगा इसका नाम रहेगा MPS अपार्टमेंट और इसमें पैसा लो। तो मान लो लोगों ने आके मुझे भैया 1-1 करोड़ रुपया दे दिया और ऐसे करके मेरे पास 100 करोड़ रुपए हो गए। अब मैंने कहा कि चलो अपार्टमेंट नहीं बनाते, भाग जाते हैं इंडिया छोड़ के, 100 करोड़ रुपए से तो कट जाएगी जिंदगी। तो ऐसे चीज़ें देखने को मिलती थी। ये तो मैंने बहुत छोटा आंकड़ा आपको बताया है, बहुत ही ह्यूज अमाउंट में पैसा जो है ना वो कलेक्ट होता था ऐसे लोगों के पास। फिर आया रेरा 2016 के अंदर, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव था कि इंश्योर अकाउंटेबिलिटी करे, इनहेंस ट्रांसपेरेंसी करे, इंट्रोड्यूस प्रोफेशनलिज्म करे, इस्टेब्लिश करे सिमेट्री ऑफ इंफॉर्मेशन, इस्टेब्लिश करे रेगुलेटरी ओवरसाइट, और एक फास्ट ट्रैक डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म बनाए जो बायर्स एंड सेलर्स के बीच में चीज़ों को सॉल्व कर सके। अब थोड़ा सा डिटेल में रेरा ने क्या किया ना वो देखने की कोशिश करते हैं। तो रेरा ने सबसे पहले देखो रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाने की बात करी, जिसका मेन काम रहेगा रजिस्टर करना, मेंटेन करना डेटाबेस ऑफ रियल एस्टेट प्रोजेक्ट, और सारे नहीं, मिनिमम 500 स्क्वायर मीटर एंड 8 अपार्टमेंट, दोनों में से कोई भी आपका जो क्राइटेरिया है फुल हो रहा है तब आपको इस चीज़ पे आना पड़ेगा।
ग्रीवांस रिड्रेसल का भी तरीका है, पावर टू एड्रेस ग्रीवांसेस ऑफ बायर्स। इसमें अपीलेट ट्राइब्यूनल की भी बात करी गई, किसी को कोई दिक्कत होती है तो वो यहाँ पे आ सकता है, वरना पहले कोई रेगुलेट करने वाला नहीं था इस पूरे इंडस्ट्री को। पीनल प्रोविजन तक का प्रावधान है, अगर आपने वायलेशन किया तो इम्प्रिजमेंट ऑफ अप टू 3 years फॉर डेवलपर्स जो बेच रहा है, एंड अप टू 1 year इन केस ऑफ एजेंट एंड बायर्स फॉर वायलेशन ऑफ ऑर्डर्स ऑफ अपीलेंट ट्राइब्यूनल एंड रेगुलेटरी अथॉरिटीज। रेरा के आने से देखो एक और चीज हुई है, 70% ऑफ द फंड्स कलेक्टेड फ्रॉम द बायर्स नीड टू डिपॉजिट इन अ सेपरेट डेडिकेटेड अकाउंट। पहले क्या होता था, सीधे जो बंदे से आप खरीदते थे उसके अकाउंट में पैसा दे देते थे, लेकिन अभी ऐसा नहीं होता है। अभी एक एस्क्रो अकाउंट खुलता है और उसमें पैसा डलता है 70% ऑफ द फंड, तो वो सुरक्षित रहता है। वो तब तक नहीं मिलेगा जब तक आपका कंप्लीशन पूरा नहीं होगा। इवन रिफंड का प्रोसेस अब आ गया है कि अगर आपने कंस्ट्रक्शन दिए हुए टाइम निर्धारित में पूरा नहीं किया तो आपको रिफंड करना पड़ेगा। तो इस तरीके की चीज़ें हैं इसमें। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो अभी हुई है रेरा में, जिसके बारे में रिसेंटली मैं प्रॉपर्टी के बारे में कहीं पता कर रहा था तो मैंने देखा था, होता है अब पहले क्या होता था ना कि आपको एक साथ पूरा पैसा दे देना पड़ता था, लेकिन अभी क्या है, कैन नॉट टेक मोर देन 10% ऑफ द कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट इन द बिगनिंग। अगर आप बुकिंग करने चाह रहे हो तो 10% ऑफ द कॉस्ट ही देना है, फिर आप धीरे धीरे करके जैसे जैसे उनका, जैसे मान लो 10 फ्लोर का है तब एक फ्लोर बन गया तो फिर मांगेंगे दूसरे फ्लोर पे, फिर मांगेंगे, तो इस तरीके से आपको धीरे धीरे पैसा देना है। तो पहले क्या होता था कि आपने स्टार्टिंग में दे दिया, अब वो बंदा भाग गया, आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अब आप देख रहे हो कि सामने जो है प्रोजेक्ट बन रहा है, तो फिर आप धीरे धीरे करके जो है उसमें इन्वेस्ट करते चलते हो। ठीक है, तो ये था। इसके बाद द डिफिकल्ट पार्ट टू इंडिया पाकिस्तान पीस, कुछ खास आर्टिकल है नहीं है, मेरे को लगा था कि इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन पे एक अच्छा आर्टिकल लिखा होगा, लेकिन ये पॉलिटिकल पूरा घुमा दिया है इन्होंने। तो ये आर्टिकल डिसअपॉइंटमेंट था मेरे लिए फ्रॉम द हिंदू, तो इसलिए मैं इसको डिस्कस ही नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, द बैन ऑन कन्वर्जन थेरेपी फॉर द LGBTQIA+ कम्युनिटी, इसको समझते हैं, जानते हैं, एग्जाम में भी फंस सकता है। द नेशनल मेडिकल कमीशन, द एपेक्स रेगुलेटरी बॉडी ऑफ मेडिकल प्रोफेशनल इन इंडिया, हैज़ रिटन टू ऑल स्टेट मेडिकल काउंसिल कि भैया बैन कर दो कन्वर्जन थेरेपी को, एंड कॉलिंग इट ए प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। अगस्त 25 के अंदर इट ऑल्सो एम्पावर्ड द स्टेट बॉडीज टू टेक डिसिप्लिनरी एक्शन अगेंस्ट मेडिकल प्रोफेशनल जो भी इस तरह की गतिविधियों में पाए जाते हैं। एक ऑफिशियल, ये सब स्टार्ट कहाँ से हुआ, तो ये मद्रास हाई कोर्ट का एक डायरेक्टिव आया था, वहाँ से सारी चीज़ें शुरू हुई। एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन लिस्टिंग द कन्वर्जन थेरेपी एज ए रॉन्ग अंडर द इंडियन मेडिकल काउंसिल प्रोफेशनल कंडक्ट एटिकेट्स एंड एथिक्स रेगुलेशन 2002, इसके अंदर यहाँ पे इस चीज़ को रॉन्ग बताते हुए यहाँ पे चेंज किया गया है और डिसिप्लिनरी एक्शन देने तक की बात कर दी गई है। कन्वर्जन थेरेपी होता क्या है, पहले ये समझ लेते हैं। देखो बेसिकली कन्वर्जन थेरेपी का मतलब ये होता है कि देखो कोई बंदा जो है वो अंदर से फील कर रहा है कि आई एम फीमेल, बट उसको कन्वर्ट करा के मेल की तरह उसके अंदर हार्मोन्स डाले जाएं कि उसका सोच मेल की तरह हो जाए। ये बहुत बार ना पेरेंट्स के द्वारा किया जाता था अपने चाइल्ड के साथ, फॉरेन में भी आपने बहुत एग्जाम्पल देखे, इंडिया में भी देखे हुए हैं। पर इसमें प्रॉब्लम क्या होती थी ना, इतने सारे आर्टिफिशियल हार्मोन्स डाले जाते थे शरीर में कि बहुत बार डिप्रेशन का शिकार हो रहा है, साइकेट्रिक ट्रीटमेंट चल रहा है, एक्सोर्सिज्म, वायलेंस, बहुत सारे तरीकों का यूज़ करके इस तरीके की चीज़ें करी जाती थी, जिससे कि इंडिविजुअल जो है ना वो हेट्रोसेक्सुअल बन जाए। हेट्रोसेक्सुअल का मतलब समझते हो, जैसे कि अपोजिट सेक्स में इंटरेस्ट आ जाए। ठीक है, तो वो वाली चीज़ है। तो इसके ऊपर मद्रास हाई कोर्ट में मैटर गया था और जून 7, 2021 के अंदर जस्टिस एन आनंद वेंकटेश्वर मद्रास हाई कोर्ट एक लैंडमार्क रूलिंग देते हैं इस केस के ऊपर, और वो ये कहते हैं कि भैया अब जो है इस तरीके की चीज़ें नहीं होंगी। प्रॉपर उन्होंने गाइडलाइंस दे दी थी, जिसमें उन्होंने गवर्नमेंट, नेशनल मेडिकल कमीशन, स्टेट सोशल वेलफेयर माइनॉरिटीज़, पुलिस एक्टिविटीज़ सबको लेते हुए सबको ये बात कही थी कि इन चीज़ों पर रोक लगाई जाए। तो द रूलिंग प्रोहिबिटेड एनी अटेम्प्ट टू मेडिकली क्योर और चेंज द सेक्सुअल ओरिएंटेशन ऑफ LGBTQIA+, इसकी फुल फॉर्म जिनको नहीं पता है देख लेना, लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, क्वीर, इंटरसेक्स, असेक्सुअल और एनी ऑफ अदर ओरिएंटेशन पीपल। ठीक है, तो यहाँ से ये चीज़ हुई थी। अब आप लोगों का एक होमवर्क है, इस केस का नाम ना सर्च करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, एक केस का नाम ढूंढो क्या था। ठीक है, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, नहीं बता पाओगे तो मैं तो आपको बता ही दूंगा। ट्रस विंस कंजर्वेटिव रेस टू बी यूके's नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर, तो यहाँ पे लिज ट्रस विल बी द ब्रिटेन 56th प्राइम मिनिस्टर एंड द थर्ड वुमेन टू होल्ड द पोजीशन। ये एलिट में ऐसे क्वेश्चन फंस सकते हैं, ध्यान रखना, 56th एंड थर्ड। चलिए
सुप्रीम कोर्ट आस्क इफ हिजाब कैन बी अलाउड इन स्कूल। तो देखिए, आपको याद होगा कर्नाटका हाई कोर्ट का एक वर्डिक्ट था जिसमें यह कहा गया था कि हिजाब इज नॉट एन इसेंशियल प्रैक्टिस ऑफ इस्लाम। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पे ये कहा है कि ठीक है, इसेंशियल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन हमारा जो प्रेम्बल है वो कहता है कि इंडिया इज ए सेकुलर कंट्री। तो क्या गवर्नमेंट के प्रेमिसेस पे या फिर ऐसी जगहों पे जहाँ पे पब्लिक एक वो है, तो वहाँ पे आपको अपना रिलीजन प्रीच करने का अधिकार है कि नहीं है? इस तरीके की बात अभी सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व करी है। फाइनल अभी इस पे कोई वर्डिक्ट नहीं आया है, आएगा तब हम इसको डिटेल में देखेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। देखो, बवाल जो है ना हमारे देश में चलते रहते हैं, ख़त्म नहीं होते हैं, कभी किसी और चीज़ पे, कभी किसी और चीज़ पे। तो बस ये है कि कभी भी किसी चीज़ को ना बहुत ज़्यादा डीप में जाके या फिर इससे ना अपनी कोई धारणा नहीं बनाना है कि यार ऐसा है वैसा है, और चीज़ें जो हैं वो चलती रहेंगी। जैसे कि इसका मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि वन डे आई वॉज टीचिंग रिगार्डिंग ट्रिपल तलाक टू आवर स्टूडेंट्स। तो किसी ने मेरे को क्वेश्चन किया कि सर बड़ी गलत प्रैक्टिस है, ये है वो है। तो फिर ऐसा है कि यार हर रिलीजन में दिक्कत होती है। जैसे कि देयर वॉज सती प्रथा इन हिंदू रिलीजन, विद टाइम चेंज हुआ ना, तो कहीं कहीं जहाँ भी थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम रहती है, प्रैक्टिसेस रहती हैं, वो चेंज होती हैं। इवन सबरीमाला भी तो एग्जाम्पल है यार, इससे मतलब है ना, ये वुमेंस को एंट्री नहीं दी जा रही थी, और ये तो सबरीमाला टेम्पल है। आप लोग अपने दिल पे हाथ रख के पूछिए, आपने आसपास कितने जगहों पे ऐसा देखा होगा कि व्हेन वुमेन्स आर देयर ऑन मेंस्ट्रुएशन साइकिल तो उनको टेम्पल नहीं जाने दिया जाता है, घर में मंदिर नहीं जाने दिया जाता है। इस तरीके की चीज़ें भी होती हैं। और सिर्फ ये एक टेम्पल नहीं है, ऐसे बहुत सारे टेम्पल थे इंडिया के अंदर। तो ये हर रिलीजन में देयर आर इश्यूज, और इन चीज़ों को कभी भी किसी अलग नज़र से नहीं देखना चाहिए। बहुत ही आप लोग वैसे भी लॉ एस्पिरेंट्स हैं, तो अपने जो धारणाएं हैं ना वो बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल विचारधाराएं ना रखिए, क्योंकि पॉलिटिक्स तो चलती रहती है, कोई है कल कोई और आएगा, वो वाली बात है। बट चीज़ें जो है ना वो आपका और हमारे लोगों के बीच में है, तो वो थोड़ा सा सही रखो, ठीक है। मतलब मेरी बात समझ रहे हो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये वही वाला है क्या? हाँ, सुप्रीम कोर्ट आस्क इफ हिजाब कैन बी अलाउड इन स्कूल। तो यहाँ पे देखिए, वो कोट कर देता हूँ मैं, क्या बोला है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। द प्रैक्टिस मे बी इसेंशियल और इट मे नॉट बी इसेंशियल। The question here is whether in government institution you can insist on carrying on your religious practice because the preamble of the constitution states we are a secular country। तो ये वाली बात यहाँ पे कही गई है। Center seek time for decision on students who fled from Ukraine। देखो क्या हुआ, यूक्रेन क्राइसिस हुई थी, तो बहुत सारे लोग हमारे यहाँ से ना MBBS करने के लिए जाते हैं यूक्रेन के लिए, तो उनको वापस भारत लाया गया था। तो अब इसी पे बात चल रही है कि भैया इनकी पढ़ाई इंडिया में, इंडिया के कॉलेजेस से करा दी जाए, नहीं करा दी जाए। कुछ जैसे वेस्ट बंगाल, आई थिंक आई रिमेंबर अभी भी, कि उन्होंने कहा था कि हाँ ठीक है, हम हमारे यहाँ पे बच्चों को एडमिशन देंगे जो वेस्ट बंगाल के गए थे। तो ऐसे ही और बाकी जगहों पे क्या होगा, तो वही वाली चल रही है। चलो एक और क्वेश्चन है मेरा, भारत ने जो मिशन चलाया था यूक्रेन से हमारे यहाँ के लोगों को लाने के लिए, उसका नाम क्या था बताना, ठीक है। यहाँ पे देखिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ था संडे में। अर्शदीप सिंह हमारे टीम के बॉलर हैं, इन्होंने जो है कैच छोड़ दिया था। तो कैच बहुत ही कीमती कैच छोड़ दिया था, लास्ट में मैच इंडिया उससे बहुत बदल गया। लेकिन इट्स अ गेम, पार्ट ऑफ गेम है। अब ये वही वाली बात है कि आप किसी को कभी दोषी ठहरा दो, सबसे होती हैं गलतियां, बहुत लोगों से होती हैं। आई रिमेंबर जब धोनी आउट हुए थे, ठीक है, तो काफ़ी क्रिटिसिज्म लग गया था, डाई नहीं मारी थी जब वो वर्ल्ड कप का मैच था। ऐसे समय समय पे हमारे यहाँ पे होता है। मैं तो ये सोच रहा हूँ जब श्रीसंत ने वो कैच किया T20 वाला, अगर वो मिस करते थे तब क्या होता। तो कहने का मतलब ये ना कि भाई अर्शदीप ने कैच छोड़ा तो इंडिया के जो लोग थे उनको, कुछ फैंस जो थे वो ट्रोल करने लगे। लेकिन तब भी वो ठीक है, हमारा प्लेयर है, हम थोड़ा सा मीम बना रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, वो एक बार के चलो समझ में आता है। हुआ क्या ना, देखो ये करती कौन है, पाकिस्तान के ISI का काम होता है। ये ना अपने इंटेलिजेंस का यूज़ करके एक खालिस्तान वाले जो हैशटैग्स हैं वो चलवाने लग गए। इनका विकिपीडिया चेंज करके उसमें खालिस्तान और ये सारी चीज़ें लिखवा दी गई। कुछ इस तरीके की घटना करी गई जिसको हमारी गवर्नमेंट ने बिल्कुल खड़े शब्दों में निंदा करी है, और पता भी करने की कोशिश करी जा रही है कौन कर रहा है। लेकिन ये जो हमारे देश में कभी कोई देखना, ट्विटर पे जो हैशटैग्स चलते हैं ना कि ये हो रहा है वो हो रहा है, मोस्टली रिगार्डिंग द गवर्नमेंट या फिर कुछ भी हमारे देश के अगेंस्ट में चीज़ों के, तो ये पाकिस्तान की जो ISI है ना, इनके द्वारा चलाया जाता है। मुझे अभी इनके विंग का नाम याद नहीं आ रहा, इनकी वो विंग जो सोशल मीडिया और ये सारी चीज़ें देखती है ना, उसका कुछ नाम है, तो वो उनके द्वारा ये सब चीज़ें करी जाती हैं, ठीक है। तो ये एक बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी यार। इसके बाद है राजपथ टू रीनेम्ड कर्तव्य पथ। तो राजपथ जो है दिल्ली का, उसका नाम अब कर्तव्य पथ हो सकता है, लेट्स सी कब होता है। और सेंट्रल विस्टाइज एवेन्यूज गोइंग टू बी इनॉग्रेटेड ऑन September 8।
तो बहुत दिन से सेंट्रल विस्टा के बारे में चल रहा है, बहुत पहले से चल रहा है। एक दिन और इसको डिटेल से फिर से डिस्कस कर लेंगे, है ना। भीमा कोरेगांव, एनआईए कोर्ट रिजेक्ट नवलखा बेल पिटीशन। तो ये भीमा कोरेगांव इंसिडेंट क्या है, पहले आ जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो देखो भीमा कोरेगांव इंसिडेंट जो है, इट वाज अ फाइट बिटवीन पेशवाज एंड ब्रिटिशर्स ऑन जनवरी 1 1888। उस समय ब्रिटिशर्स की सेना के अंदर एक दलित कम्युनिटी होती थी महाराष्ट्र की, जिसका नाम था महार कम्युनिटी, वो पार्टिसिपेट कर रही थी। और पेशवाज जो होते थे ब्राह्मण्स होते थे। एक ये प्रॉब्लम थी कि पेशवाज जो हैं वो महार कम्युनिटी के लोगों को अपनी फोर्सेज में नहीं लेते थे। तब क्या हुआ कि ब्रिटिशर्स की सेना से जब महार कम्युनिटी ने वो युद्ध लड़ा, तो वो युद्ध जो है वो ब्रिटिशर्स जीत गए, और जो आपकी मराठास थे, पेशवाज जो थे, वो हार गए। उसके बाद क्या हुआ, उसको ना दो तरीके से लोग देखते हैं। एक तो ये देखते हैं कि ब्रिटिशर्स की जीत हो गई इंडियंस के अगेंस्ट में, एक देखते हैं कि भैया लोअर कम्युनिटी की जीत हुई थी अपर कम्युनिटी के अगेंस्ट में, और जो सप्रेशन था ना वो खत्म किया है। उसके बाद क्या हुआ, ऐसा बोला जाता है कि पेशवा बाजीराव सेकंड जो थे हैड इंसल्टेड द महार कम्युनिटी एंड टर्मिनेटेड देम फ्रॉम द सर्विस ऑफ हिज आर्मी। तो इसकी वजह से ये लोग जो है फिर इंग्लिश आर्मी को ज्वाइन कर लिए थे, और यहाँ पे जब ये जीत होती है तो फिर ऑपरेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट में जीत बताई जाती है। इट वॉज वन ऑफ द लास्ट बैटल ऑफ द थर्ड एंग्लो मराठा वॉर। एंग्लो मतलब ब्रिटिशर्स को एंग्लो टर्म से यूज करते हैं, आप कहीं हिस्ट्री पढ़ेंगे तो एंग्लो टर्म बहुत बार सुनेंगे। इवन फिर क्या हुआ, जब ये सब हो गया तो वहाँ पे ना एक स्मारक बनाया गया जिसको विक्ट्री पिलर बोलते हैं या फिर रण स्तंभ बोलते हैं। इसमें बहुत सारे लोगों के नाम लिखे हुए हैं जिन्होंने इस युद्ध में महार कम्युनिटी की तरफ से युद्ध लड़ा था। तो उसकी ना 200वीं एनिवर्सरी थी 2018 में। उसमें ना यहाँ पे वायलेंस हुआ था और उसमें काफ़ी सारे लोग जेल गए हैं, काफ़ी सारे लोगों का नाम आया है। उसमें से एक नवलखा जी भी आपके हैं। 2020 के अंदर इसकी 202 एनिवर्सरी थी, 2022 के अंदर इसकी 204 एनिवर्सरी थी, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ और है, भीमराव अंबेडकर साहब ने भी इस प्लेस को विजिट किया था जनवरी 1 1927 को। इवन आज भी इस पर डिबेट चलता रहता है कि यार ये नहीं कराना, ये सेलिब्रेशन नहीं होना चाहिए, पर कुछ लोग कहते हैं होना चाहिए। कुछ लोग इसलिए कहते हैं सेलिब्रेशन नहीं होना चाहिए क्योंकि भैया ये जीत थी ब्रिटिशर्स की अगेंस्ट द इंडियंस, पर कुछ लोग कहते हैं नहीं भाई ये लोअर कम्युनिटी की जीत थी अगेंस्ट द सप्रेशन ऑफ अपर कम्युनिटी, तो ये ठीक है। तो ये वाली चीज़ है। प्रिवेंटिव डिटेंशन रोज इन 2021, तो ये एक आंकड़ा है, ऐसे कोई एग्जाम के पर्सपेक्टिव से नहीं है। ये क्लैट में इतना कोई खास नहीं है, एलिट के लिए भी नहीं है, क्लैट पीजी के लिए भी नहीं है। एनालिसेट वाले जो बच्चे हैं वो इसको एसेज में यूज़ कर सकते हैं, तो आप देख लीजिएगा। प्रिवेंटिव डिटेंशन के जो केसेस हैं वो बढ़ गए हैं। प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या होता है, जब आपको लगता है कि सामने वाला कुछ कर सकता है और इसलिए आप उसको डिटेन कर लेते हो, तो ये वाली चीज़ जो है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के थ्रू जो है गवर्न होती है प्रिवेंटिव डिटेंशन का, वही यहाँ पे केस सामने आया है, ठीक है। देख लो एक बार कैसे बढ़ा है। तो यहाँ पे टोटल केसेस पहले 229 थे, 568 था, 279 था 2019 में, 410 था, यहाँ पे 242 थे। और ये तो रिलीज वाले में बता रहा हूँ, जेल वाले देखो 501 थे, 697 थे, 489 हुए, 741 हुए, 483 हुए, ठीक है। और 2021 में ऐसा बोला गया है कि बढ़ गए हैं, ठीक है। चलिए, तो ये था हमारा गाइस आज का सेशन एंड आई होप आपको अच्छा लगा हो। न्यूज़ एक बार क्या क्या पढ़ी है रिवाइज कर लेते हैं। प्रिवेंटिव डिटेंशन रोज इन 2021, हमने पूरा मामला समझा है भीमा कोरेगांव इंसिडेंट का। ये गलत ना करिएगा क्योंकि इसकी हर साल एनिवर्सरी होती है तो क्वेश्चन करंट अफेयर का पार्ट बना रहता है। राजपथ टू रीनेम्ड कर्तव्य पथ, ध्यान रखिएगा। सेंटर टेक सीरियस नोट ऑफ साइबर अटैक ऑन क्रिकेटर। सेंटर सीक टाइम फॉर डिसीजन ऑन स्टूडेंट हु फ्लेड फ्रॉम यूक्रेन। सुप्रीम कोर्ट आस्क इफ हिजाब कैन बी अलाउड इन स्कूल, ये मैंने आपको बता ही दिया है। फिर यहाँ पे देखिए ब्रिटिश की न्यूज़ है, ब्रिटेन की न्यूज़ है। 56 प्राइम मिनिस्टर एंड थर्ड वुमेन टू होल्ड द पोजीशन। देन हमने यहाँ पे मद्रास हाई कोर्ट के द्वारा जो एक डिसीजन आया था जिसके बाद फिर मेडिकल कमीशन ने भी इस पर अपना वर्डिक्ट रख दिया है LGBTQIA+ कम्युनिटी के फेवर में, तो वो वाली चीज़ है। देखो इसका मिसयूज़ क्या होता था ना कि इसमें इनके लोगों के जो पेरेंट्स होते थे या जानने वाले होते थे, ज़बरदस्ती इनके माइंडसेट के साथ खिलवाड़ होता था हार्मोन्स को डाल के। और जब देखो एक पॉइंट में बंदा बड़ा हो जाए तब तो समझ में आता है, लेकिन जब छोटे से ये चीज़ें होती है ना तो फिर आप क्या कर सकते हो, आप ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट्स के सामने घुटने टेकोगे, सरेंडर कर दोगे। तो अब क्या है, डॉक्टर्स को ही बैन कर दिया गया है, वो इस तरह की चीज़ें नहीं कर पाएंगे, तो फिर वैसी अच्छी चीज़ हो गई है, ठीक है। यहाँ पे हमने रेरा के बारे में जाना, हमने जो ट्विन टावर गिरा है इसके बारे में जाना, इस वर्डिक्ट के बारे में जाना। दिस इज़ इट। आप हमारे किसी भी कोर्सेज में इनरोल करने के लिए हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। जाइए, डेमो क्लास देखिए, डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर भी है हमारी टीम का, आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। एंड हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, समय एग्जाम में अब कम बचा है, लगे रहो।
मुन्ना भाई। ठीक है, बाय, जय हिंद, टेक केयर।